मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या का वितरण और घनत्व के बारे में। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में काफी ज्यादा असमानताएं देखने को मिलती है विश्व लेवल पर, जो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा भी था उसके बारे में। अगर अपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो अपने विश्व की जो जनसंख्या है ये 600 करोड़ बता रखी है, जबकि वर्तमान स्थिति की अगर बात करें अपने तो 7.5 करोड़ मतलब 750 करोड़ जनसंख्या निवास करती है पूरी दुनिया के अंदर। कितनी जनसंख्या है? 750 करोड़ जनसंख्या निवास करती है पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा कि भाई पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है ये एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में लगभग 60% जनसंख्या क्या है? निवास करती है। कितने प्रतिशत है? 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा अगर देखा जाए अपने तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि भाई जनसंख्या की परिभाषा क्या है। तो जनसंख्या की परिभाषा का मतलब यह है कि किसी स्थान विशेष में किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या या संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या के नाम से जाना जाएगा। किसी स्थान विशेष में किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। और एक उदाहरण मैंने बताया था आप कि किसी मेले में अगर भीड़ है 10 लाख श्रद्धालु आए हुए हैं, इसका मतलब है वो वहां की जनसंख्या नहीं है, स्थायी निवास अलग है उनका। ठीक है ना, तो इसके कारण से वहां नहीं गिना जाएगा उनको। वास्तविक अपने यहां पर कितनी है उसी को जनसंख्या के अकॉर्डिंग गिना जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके दो है बात, जैसे एक तो वितरण के बारे में बात करेंगे, दूसरा घनत्व के बारे में बात करेंगे। वितरण की अगर स्थिति देखें अपने तो वितरण का मतलब है जनसंख्या का फैलाव। जनसंख्या का फैलाव जैसे मान लो अपने विश्व के अंदर अगर देखा जाए तो जनसंख्या का वितरण असमानता लिए हुए हैं। कोई कहता है जैसे मान लो कि भाई तटवर्ती जो क्षेत्र है वहां जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है, जबकि आंतरिक भाग की ओर जाएंगे जैसे जैसे तो उस तरफ जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या घनत्व है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कह देंगे? जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इनमें भी क्या है असमानता देखने को मिलती है, जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो अपने एशिया महाद्वीप की है, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यह है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और ऑस्ट्रेलिया में 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखो इसमें अपन बात करें जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या है ये 600 करोड़ के लगभग दी हुई है, जबकि वर्तमान स्थिति के अंदर अगर देखा जाए तो 750 करोड़ है। कितनी है? 750 करोड़ के लगभग जनसंख्या है वर्तमान स्थिति के अंदर देखा जाए तो। इसका वितरण जनसंख्या फैलाव को क्या है? जनसंख्या वितरण कहेंगे। जनसंख्या मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कह देंगे? जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, इसके अलावा दोनों में क्या है? असमान वितरण है और घनत्व है। असमान वितरण है इसमें और घनत्व का की है। एक जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए। उन्होंने कुछ भ्रमण किया मान लो या यहाँ के आंकड़े उपलब्ध किए तो उनसे मालूम चला कि वही वास्तविकता में एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक भाग है लेकिन वहां बहुत कम जनसंख्या है, जबकि दूसरी ओर बहुत कम क्षेत्र है जहां बहुत अधिक जनसंख्या है। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है ये महाजन समूह के अंतर्गत बांटा गया है। जैसे जापान का क्षेत्र है, सिंगापुर वाला क्षेत्र है, अपने भारत का क्षेत्र है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन का जो क्षेत्र है उस तरफ का जो क्षेत्र है वहां जनसंख्या काफी ज्यादा संकेंद्रित है। पूरी दुनिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या या महाजन समूह के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा देखें कि जनसंख्या के वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक है। इससे पहले अपन देखेंगे कि भाई पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए
तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, जैसे मान लो ये अपने भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के उत्तरी जो भाग है यहां पर पूरी दुनिया की 90% जनसंख्या निवास करती है। मतलब है ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध वाला जो क्षेत्र है उसमें विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 10% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि 90% जनसंख्या है ये उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। अर्थात उत्तरी जो भाग है इसका वो अधिक सघन बसा हुआ भी है और पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी निवास करती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनमें जैसे मान लो ये अपने ये जो क्षेत्र है इसका भूमध्य रेखा वाला, तो भूमध्य रेखा के अंतर्गत है अगर देखा जाए तो ये जो भाग है एशिया का, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र, ये क्षेत्र क्या है क्रम अनुसार है। जनसंख्या का जो वितरण है ये किस प्रकार से है, उनमें प्रथम स्थान जो आता है जनसंख्या के मामले में वो आता है एशिया महाद्वीप का। कौन सा? एशिया महाद्वीप का प्रथम स्थान आता है। दूसरा स्थान आता है आपके अफ्रीका महाद्वीप का, तीसरे नंबर का आता है यूरोप का, चौथे नंबर का आता है आपके दक्षिणी अमेरिका का और पांचवें नंबर का आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आता है। और सबसे छोटा जो अगर देखा जाए तो वो है आपके ऑस्ट्रेलिया। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में और सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आती है। और ये जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, पांचवा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो जन शून्य प्रदेश है। कैसा है? जन शून्य महाद्वीप है। अर्थात जन शून्य का मतलब है वहां कोई जनसंख्या स्थायी रूप से निवास नहीं करती है। अर्थात अभी वर्तमान स्थिति के अंदर अब बताते हैं भाई 5000 के लगभग वहां लोग रह रहे हैं, लेकिन वो अन्य देशों से आकर के कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, खोज वगैरह कर रहे हैं, अन्वेषण का कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है प्रयोगशालाएं खोल रखी है, वो है वहां पर 5000 के लगभग, अन्यथा वहां की स्थायी जनसंख्या नहीं है। इसके कारण से इसको क्या कहेंगे? जन शून्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहां से अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो केवल 90% जनसंख्या, कितने प्रतिशत जनसंख्या? जो बहुत ज्यादा है 90% जनसंख्या। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें तो यहां पर कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 10% जनसंख्या निवास करती है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दूसरी ओर देखें तो अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो है आपके एशिया का आता है, दूसरे नंबर का आपके यूरोप का आता है और तीसरे नंबर का आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का आता है। यहां पर पूरी दुनिया की 85% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 85% जनसंख्या निवास करती है। जबकि दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, अफ्रीका का क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, यहां विश्व की 15% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 15% जनसंख्या निवास करती है केवल, ठीक है। तो ये मतलब दक्षिणी का क्षेत्र है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का संकेंद्रण अगर पाया जाता है तो महाजन समूह बताया है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है आपके भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान का क्षेत्र है, चीन का क्षेत्र है, जापान वाला क्षेत्र है, ठीक है, इंडोनेशिया, ये सिंगापुर वाला जो क्षेत्र है, इस जगह जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पश्चिमी और उत्तरी यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्र है उस तरफ भी जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। ये क्षेत्र मतलब इसका ये क्षेत्र है। जैसे मान लो यूरोप महाद्वीप के बारे में जिक्र किया था अपन ने कि भाई पूरी दुनिया की मतलब यूरोप महाद्वीप की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है तो वो है रूस में, और दूसरा स्थान आता है जर्मनी का। जर्मनी का दूसरा स्थान आता है, मतलब रूस है ये दो जगह बटा हुआ है, एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोपीय महाद्वीप के अंदर भी है। इसके बाद में
उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, जैसे यूएसए का क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, कनाडा का क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर भी जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। जबकि दक्षिणी की ओर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नाइजीरिया देश, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कौन सा देश है, नाइजीरिया देश है, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहां पर दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ब्राजील कहवे का उत्पादन के लिए काफी फेमस भी है वो, तो ब्राजील वाला जो क्षेत्र है वो भी क्या है, इसके लिए फेमस है, तो काफी ज्यादा ये चर्चित है। यहां पर जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है, अच्छी तरीके से जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके बाद में अगर देखें भाई इस दुनिया के अंदर है, इस जगह ही जनसंख्या ज्यादा क्यों निवास करती है, उसके कारण क्या है। भाई कोई कहता है भाई यहां जनसंख्या ज्यादा है, यहां पर कम है, तो कई प्रकार की उसमें कारक उसको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर है, पहले भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं ऐसे, और वास्तविकता में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जिनमें अपन बात करें कि जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी आपके जॉर्ज बी क्रेसी वाला जो है कि भाई एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर है कम लोग और कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते, ऐसा किसने कहा, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा। ऐसा याद करना है इसको अच्छी तरीके से। इसके बाद में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जिनमें पहला कारक है भौगोलिक कारक है। पहला कारक कौन सा है, भौगोलिक कारक है। भौगोलिक कारक के अंदर देखा जाए तो पहली चीज आपके जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता। जैसे कहते हैं भाई जल ही जीवन है, जल के बिना शून्य है, ठीक है, जल है तो जहान है। जैसे आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि भाई जिस जगह या कोई नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है या नदियों के किनारे वाले जो शहर बसे हुए हैं उनमें ग्रोथ ज्यादा हुई है, अर्थात उनकी मेन जो अपने है, जैसे हवा के बाद में अगर ऑक्सीजन की बात करें अपने तो ऑक्सीजन का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है जल का। मनुष्य के शरीर के लिए पहला स्थान क्या है, अति आवश्यक है, वो एक तो श्वास है और श्वास में ऑक्सीजन अपन लेते हैं, और दूसरा स्थान आता है वो आता है जल का। तो कहते हैं भाई जल ही जीवन है, जगह जगह आपने देखा होगा जल को बचाना चाहिए, अमूल्य है ये, ठीक है, तो जल ही जीवन है। नदी घाटी जितने भी थे, पुरानी ऐतिहासिक अगर प्राचीन सभ्यताओं के बारे में भी अगर चर्चा करें अपने, तो वहां पर भी अपने नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं कि भाई नदियों के किनारे ये पहले नगर बसे हुए थे, गांव बसे हुए थे, और वहां जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता के बारे में, आपके आहाड़ सभ्यता के बारे में, कालीबंगा सभ्यता के बारे में, ठीक है, तो ये सभी क्या है, नदियों के किनारे हैं, और नदियों के किनारे इसका कारण भी क्या है, जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है। तो जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसके कारण से मेन जो पावर होता है जल के अंदर है वो जनसंख्या को आकर्षित करने का होता है। जनसंख्या जहां ज्यादा रहेगी इसका मतलब वहां पर पानी की व्यवस्था सही है। इसके बाद में दूसरा देखें तो भूआकृति का कारक। भूआकृति के अंदर अगर देखा जाए तो भूआकृति का मतलब है कि समतल धरातल होना चाहिए। उबड़ खाबड़ अगर धरातल होगा तो वहां जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे पर्वत है, पठार है, ठीक है ना, बीहड़ क्षेत्र है, उस जगह जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है। जबकि एक समतल मैदानी प्रदेश है या समुद्र का तटवर्ती जो क्षेत्र है उस जगह जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। उसका कारक कौन सा है, भूआकृति कारक ही है, भूआकृति के कारक ही है। इसके बाद में तीसरा जो कारक है इसका वो है जलवायु। सबसे पहले अपन बात करें भाई जलवायु किसे कहेंगे, वो कहते हैं भाई मौसम में किसे कहेंगे, ठीक है। जलवायु और मौसम में काफी ज्यादा अंतर है, मौसम और जलवायु सेम नहीं है, जलवायु अलग चीज है। जैसे मान लो जलवायु की परिभाषा पढ़ें कि विस्तृत क्षेत्र में लंबे समय में औसत वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहेंगे, जलवायु। बहुत बड़ा क्षेत्र है और लंबा समय है, 50 वर्ष का समय है, मान लो 60 वर्ष का समय है, तो वहां पर भौगोलिक औसत है, मतलब भौगोलिक दशाएं है ना, तो वहां पर क्या कहलाएगी उसको, जलवायु के नाम से। जैसे मान लो अपने भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है, कैसी है, मानसूनी प्रकार की। और यहाँ पर जितने भी जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो मानसूनी प्रकार की जनसंख्या लिए हुए हैं, ये मतलब मानसूनी प्रकार की जलवायु लिए हुए हैं। इसके कारण से यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है,
ठीक है ना। तो मानसूनी जलवायु भी क्या है, ज्यादा प्रभावित कर रही है। या जिसे इससे विपरीत अगर स्थिति में देखें तो अति शीत है, अति उष्ण है, अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है, तो उस जगह जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है। अर्थात जनसंख्या का जमाव कहां ज्यादा मिलेगा, जहां मानसूनी प्रकार की जलवायु है या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु है, ठीक है, उस जगह जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर देखें तो एक तरफ है जैसे बीहड़ क्षेत्र वाला क्षेत्र है, जैसे अमेजन नदी वाला क्षेत्र है आपके, तो उस जगह जनसंख्या का जमाव इतना ज्यादा नहीं है। या मान लो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां जनसंख्या कम निवास करती है, उसका कारण है अधिक वर्षा है। आर्द्रता की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो उस क्षेत्र में भी कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू वगैरह ये ज्यादा रहेंगे और मनुष्य के लिए क्या है, लाभदायक नहीं रहेगी। अपने भी जैसे मान लो बरसात आती है और कुछ समय लगातार आती रहती है तो काफी ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि बारीक बारीक जो कीड़े मकोड़े हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में निकल जाते हैं। मतलब मनुष्य के लिए वो जलवायु भी अच्छी नहीं है। दूसरी ओर अगर देखें तो ये जो क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश वाला क्षेत्र है, अति शीत प्रदेश वाला क्षेत्र है, जहां मनुष्य का रहना दूभर है, कठिन कार्य है, उसी जगह भी जनसंख्या का जमाव बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे मान लो यहां के बारे में जिक्र करते हैं तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनघनत्व देखने को मिलता है। उसका कारण है अति शीत प्रदेश, जिसको कहते हैं अपन टुंड्रा प्रदेश। कौन सा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है। तो वो जनजीवन को अस्त व्यस्त करते हैं, ठीक है। इसके बाद में चौथा जो कारक है आपके वो है मृदा का। मृदा जो है वो भी क्या है, जनसंख्या को प्रभावित करती है। जैसे मान लो उपजाऊ मृदा है, काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, उस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। अगर कोई बंजर भूमि है जहां उपजाऊपन नहीं है, पानी की कमी है, ठीक है, मृदा सही ढंग की नहीं है, तो उस जगह भी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में निवास करती है, ठीक है ना। तो मृदा है, इसकी उपजाऊपन को के आधार पर क्या है, जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। इसके अलावा तो ये पहला तो था आपके भौगोलिक कारक। दूसरे नंबर का आता है आपके आर्थिक कारक, पैसों से संबंधित। आर्थिक का मतलब है जैसे मान लो कई जगह खनिज पदार्थ है, उस जगह अगर खनिज पदार्थ निकलेंगे तो ये स्वाभाविक है कि भाई उस जगह क्या होगा, उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। उद्योग धंधे अगर वहां पर स्थापित होंगे तो इसका मतलब है वहां पर क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी। भाई कार्य करने के लिए तो वहां पर आएंगे, अट्रैक्शन होगा वहां पर, ठीक है। अगर कार्य करने के लिए वहां पर लोग बाग आएंगे तो धीरे धीरे क्या है, नगरों का विकास होगा और नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो राजस्थान का कोटा, राजस्थान का अलवर, भिवाड़ी वाला जो क्षेत्र है, अपने हरियाणा का गुड़गांव क्षेत्र, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश का नोएडा का क्षेत्र, ये क्या है, खनिज पदार्थ या फिर औद्योगिकरण के कारण से क्या है, नगरीकरण की वहां पर प्रवृत्ति बढ़ी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जो कारक है ये काफी ज्यादा चीजों को क्या है, प्रभावित कर रहा है। ये खनिज पदार्थ है, ये औद्योगिकरण को जन्म देगा, और औद्योगिकरण किसको जन्म देगा, नगरीकरण की प्रवृत्ति को जन्म देगा। काफी लोग पलायन करेंगे, दूसरी जगह से वहां पर आकर के रहने लग जाएंगे और काफी ज्यादा मात्रा में वहां पर रोजगार के रूप में कार्य करेंगे। तो ये आर्थिक कारक है, ये भी कुछ हद तक ये प्रभावित कर रहा है। जैसे मान लो कई जगह अपन बात करते हैं, हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार का सिस्टम है, जैसे मान लो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तेल के कुएं मिले हैं, इसका मतलब वहां पर रिफाइनरी वगैरह कई चीजें लगी है और औद्योगिकरण बढ़ने की संभावना है, तो वहां पर धीरे धीरे लोग बाग जाकर के रहने लगे। अगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं था तो वहां पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती थी। लेकिन गवर्नमेंट के क्या है, अलॉटमेंट कर रहे हैं इस प्रकार से कि भाई कम वाला ये जहां पर जनसंख्या है ही नहीं उस जगह लोगों को बसाया जाए और उस जगह को डेवलपमेंट किया जाए। कई प्रकार की योजनाएं भी गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जाती है इसमें। इसके अलावा आप देखें सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो एक धर्म के लोग एक जगह रहना पसंद करते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग है, ईसाई है, मुस्लिम लोग है, ठीक है, जैन है, पारसी है, जो भी धर्म के लोग हैं वो एक जगह पर रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब है सामाजिक और धार्मिक जो कारक है वास्तविकता में वो भी उसको प्रभावित कर रहे हैं। शांति सुरक्षा का माहौल होना चाहिए साहब, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें अपन तो वहां पर जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है। उसका कारण एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अलावा शांति व सुरक्षा भी है,
शांति व सुरक्षा भी है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है यहां पर कई कारक ऐसे हैं जो वास्तविकता के अंदर प्रभावित भी करते हैं। जनसंख्या का अगर ये मालूम करें अपने तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या का है ये चीन देश का है और दूसरा ही स्थान है किसका है, भारत का। अगर इनमें महाद्वीपों की बात करें तो महाद्वीपों के अंदर सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप का और सबसे कम जनसंख्या वाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व के अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है ये कहां का है, अपने एशिया महाद्वीप का है, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि दूसरी ओर अगर देखें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो देश है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया है और वहां पर 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। अर्थात इस जगह पूरे क्षेत्र के अंदर ये कुछ कारक हैं जो प्रभावित करें। जैसे मान लो अपना जो उत्तर का विशाल मैदान है उसकी अगर चर्चा करें तो उसके अंदर क्या है, जल की भी उपलब्धता है, भू आकृति भी अच्छी है, जलवायु भी ये क्या है बहुत अच्छी है, मृदा का भी बहुत अच्छा कारक है, ठीक है ना। एक नगरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, यहाँ पर औद्योगिकरण का विकास भी हुआ है, कुछ मात्रा में खनिज पदार्थ भी मिले, जैसे झारखंड बिहार का जो क्षेत्र है परिवहन की सुविधा जहां ज्यादा है उस जगह से ला करके आराम से क्या है औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई है। मतलब ये जो कारक है ये काफी ज्यादा हद तक इनको प्रभावित करें। इसके कारण से उत्तरी जो गोलार्ध है उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का जमाव अधिक देखने को मिलता है। जबकि दूसरी ओर अगर इनकी बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, अफ्रीका का क्षेत्र है और आपके ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्र है उस जगह जनसंख्या का जमाव कम देखने को मिलता है। इस प्रकार से करने वाला अच्छी तरीके से आपको याद भी करना है कि भाई कौन से क्षेत्र के अंदर अपने जनसंख्या, देखो जनसंख्या का फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाएगा वैसे, और घनत्व क्या है, जनसंख्या का जमाव जिसको कहते हैं अपन कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाएगा। फिर उसका एक जॉर्ज बी क्रेसी के अंतर्गत बताना है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर क्या है कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग रहते हैं। ऐसा किसने किया, कहा जॉर्ज बी क्रेसी ने ऐसा कहा, या जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार एशिया महाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर कम लोग और कम क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। इस प्रकार का ये कार्य किया गया और ये प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है ना। तो जय हिंद जय भारत प्यारे दोस्तों, ये अच्छी तरीके से आपको याद भी करना है और होमवर्क के रूप में भी कार्य करना है आपको, ठीक है। जय हिंद जय भारत।